हेलो 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 हेलो। नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके नन्हे मुन्ने प्यारे से चैनल सत्या फिजिक्स के ऊपर, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे 12th फिजिक्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अपने पास में। फर्स्ट चैप्टर में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र के बाद में अपन ने विद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ा। विद्युत ध्रुव के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अक्ष पर तीव्रता पढ़ी, उसकी निरक्ष पर तीव्रता पढ़ी। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर अपन एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दे तो उसके साथ में क्या होने वाला है, क्या हश्र होने वाला है उसका, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आज लोग। तो अपना टॉपिक है आज का एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। अपन क्या करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग करेंगे भाई, यहाँ पे ना अपन रखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे। ये अपने पास में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। नहीं समझते, पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देखो। नहीं देखना कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो और उसकी दिशा भी समान हो। यानी कि जहाँ यहाँ पर जितना विद्युत क्षेत्र होगा वही इतना, वही इतना, वही इतना, वही इतना, वही इतना, दिशा भी सबकी सेम होगी। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन क्या कर दे, एक द्विध्रुव को रख दे। ये अपन के पास में एक द्विध्रुव है, ये चार्ज क्यू है और ये अपने चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, इनके बीच की दूरी है 2a। अब जब इसको लोग पढ़ाते हैं, बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो बताते हैं कि प्लस आवेश पर बल लगता है हमेशा किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, माइनस आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर। ऐसा क्यों होता है वो आज समझ लो। देखो, अपन लोगों ने जब विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से निकलती है। तो ये जहां से भी निकल रही है उस साइड में क्या होगा अपने पास में, प्लस चार्ज। और जहां पर भी जाती है तो कहां पर जाती है, नेगेटिव चार्ज पर जाती है। नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर मिल जाती है, दोनों एक हो जाते हैं। तो प्लस से निकली नेगेटिव के अंदर गई, प्लस से निकली माइनस के अंदर गई। बोलो ये प्लस चार्ज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। यानी कि इसकी ओर, इस पर जो बल लगेगा इस साइड में लगेगा। कितना लगेगा, अगर ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस पर बल लगेगा क्यू ई। ये अपने पास में माइनस चार्ज है, इधर इसके पास में प्लस चार्ज है। तो बोलो ये वाला प्लस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या नहीं, इसको आकर्षित करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा भैया, बिल्कुल करेगा। तो इस पर इस साइड में बल लगेगा और बल कितना लगेगा, इस पर भी बल लगेगा क्यू ई। अब कुछ कहेंगे कि यहाँ पर अपने पास में आवेश माइनस क्यू है तो बल इतना क्यों लग रहा है। अरे भैया अपन परिणाम लेकर चलते हैं, जब भी लेकर चलते हैं परिणाम लेकर चलते हैं। मैं इन एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास में ये एक बन गया, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर अपन ने रख दिया एक द्विध्रुव को। तो इस द्विध्रुव पर अपने को क्या लगेगा, बल लगेगा या बलागुण लगेगा, वो अपन देखेंगे। देखो, ये बल इस साइड में लग रहा है, ये बल इस साइड में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परिणाम में समान है। अगर परिणाम में समान बल हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। अब एक दूसरे को काट दिया इन दोनों ने, तो इसके अंदर जो नेट बल हुआ, इस पर जो नेट बल लगा, वो नेट बल तो कितना हो गया अपने पास, जीरो। कुल बल कितना लगा इसमें, जीरो लगा। जीरो बल लगा अगर इसके ऊपर,
तो अब क्या करेंगे, अब तो इसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि इनकी जो बल की क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है और इसकी क्रिया रेखा ये वाली। अब देखो दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग, भले दोनों के परिणाम समान है लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग। इस वजह से परिणाम समान होने की वजह से अपने पास में कुल बल तो जीरो आ गया, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग होने की वजह से अपने पास में क्या उत्पन्न होगा, एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। और ये बल आघूर्ण इस द्विध्रुव पर तब तक लगेगा जब तक कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक न हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना कर जाए, तब तक अपने पास में ये बल आघूर्ण लगता रहेगा। और जैसे ये क्रिया रेखाएं एक बराबर आई और बल आघूर्ण लगना बंद हो जाएगा। इतना सा समझ में आया आप लोगों को? इतना सा समझ में आया तो आगे चलते हैं। देखो इन दोनों के ऊपर, इन दोनों की बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, दोनों की बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, तो इनके ऊपर लगेगा एक बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं अपन, तो से दर्शाते हैं। तो क्या होता है, बल इनटू बलों की क्रिया रेखा की लंब दूरी, रेखा की लंबवत दूरी। ठीक है, ये होता है अपने पास में बल आघूर्ण का फॉर्मूला। अब अब तुम्हारे पास में अगर ये वाला कर रहे हो ना, इसके भी कंडीशन है, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है और दूसरा वाला एक और है जिससे ये पूरा डेरिवेशन हो सकता है। दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन अपन इससे वाले करेंगे और उस वाले को भी बता दूंगा कि उसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी तब ये लगेगा, और बाकी वो लगता है तो हमेशा वही लगता है। देखो अपने पास में जैसे कि यहाँ पर इसका सेंटर है, इस सेंटर से ये कितना एंगल बना रहा है अपने पास में, थीटा एंगल बना रहा है अगर विद्युत क्षेत्र के साथ में। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी ए। तो ये इसका सेंटर है यानी कि केंद्र है, तो इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा ना वो हमेशा यहाँ से केंद्र से मापा जाता है। किसी कहीं पर भी देखोगे ना तो घूर्णन अक्ष से बल आघूर्ण का मान मापा जाता है। अगर अपने पास में बल एक है तो घूर्णन अक्ष से यहाँ से माप लेंगे। अगर ये दो बल है आपके पास में और दोनों बलों का मान अलग अलग है, तो यहाँ पर जो कुल बल आघूर्ण आएगा ना वो इसकी वजह से बल आघूर्ण प्लस इसकी वजह से बल आघूर्ण दोनों के योग के बराबर होगा। लेकिन अभी अपने पास में दोनों बल समान है, ये बल भी बराबर है और ये बल भी बराबर है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डायरेक्ट दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंब दूरी ले सकते हैं। बाकी अगर ऐसा नहीं हो तो ये बल अलग हो और ये बल का मान परिणाम में अलग हो, तो क्या होगा, यहाँ पर जो अपन बल आघूर्ण निकालेंगे ना उसके अंदर जो लंबवत दूरी लेंगे ना वो कहाँ से लेंगे, केंद्र से या फिर घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी लेंगे, तब जाके अपने पास में क्या आएगा, उसका बल आघूर्ण निकलेगा। अभी अपने पास में दोनों बल समान है, ये बल इस वाले बल के बराबर है, इसलिए अपन कौन सा वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी वाला फॉर्मूला ले रहे हैं। अब देखो बल तो अपने पास में इसको एफ मान लिया आपने, तो टो बराबर कितना हो गया, एफ गुणा बलों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब देखो लंबवत दूरी निकाल लिए, यहां से लंब डालो इस पर या फिर यहां से लंब डालो इस पर, दोनों चीजें मान्य होगी, आप जो करना चाहो अच्छी बात है। मैं यहां से इस पर लंब डाल रहा हूं, ठीक है, ये कितना एंगल हुआ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये टोटल दूरी अपने पास में 2a है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, लाल कक्का से निकाल सकते हो, LAL के इससे निकाल लोगे। किस कौन कौन सी देर की, कर्ण दे रखा है, वैल्यू किसकी चाहिए, लंब की, तो यानी कि अपने को ऐसा निकालना है जो लंब और कर्ण के बीच में संबंध बता दे। लंब और कर्ण के बीच में संबंध कौन बता रहा है, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो गया अपने पास में, लंब लंब इसको कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मान लो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क अपॉन कर्ण कितना हुआ 2a। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 2a साइन थीटा थी। ये अपने पास में टोटल कितनी आ गई, 2a साइन थीटा, यानी कि दोनों बलों की क्रिया रेखा की लंबाई कितनी आ गई अपने पास में, दूरी कितनी आ गई, 2a
साइन थीटा। अब 2a साइन थीटा, एस की वैल्यू कितनी है अपने पास में, क्यू ई है, तो क्यू ई को यहाँ पर रखो तो बराबर हो गया अपने पास में क्यू ई मल्टीप्लाई विथ 2a साइन थीटा। मैं क्या करूं, इस 2a को आइए लेके आता हूं, क्यू 2a ई साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ दिख रहा है कभी, कहीं ना कहीं तो देखा है, याद आ रहा है पर याद नहीं, शायद पिछले जन्म की बात है, पिछले जन्म की बात नहीं है, अपने पिछले लेक्चर की बात है। ये क्या है अपने पास में, द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है। पी वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू 2a, ये a है, तो ये अपने पास में क्या बनता है Q2a, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा P। वेक्टर को हटाओ यार, यहाँ से वेक्टर लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो टो बराबर कितना हो गया अपने पास है पी ई साइन थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होती है, सदिश रूप, ये तो क्या हो गया अदिश रूप। अब इसका सदिश रूप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हो गया इसका सदिश रूप। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, आई होप आ गया हुआ। अब अपन चलते हैं आगे, इसके कुछ स्पेशल केस है उनके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा लेकिन इतना ही पढ़ेंगे आज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके स्पेशल केस के बारे में। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ। क्या आया अपने पास में फॉर्मूला, बल आघूर्ण टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इस वाली चीज को मिटा रहा हूं। स्पेशल केस है अपने पास में, विशेष परिस्थितियां, इंग्लिश में बोले तो स्पेशल केस। नंबर वन ये है अपने पास में कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि तो बराबर कितना हो जाएगा पीई साइन 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो की वैल्यू पूरी कितनी आ गई अपने पास में 0, यानी कि इस कंडीशन में अपने पास में बल आघूर्ण कितना होगा, न्यूनतम बल आघूर्ण। और एक दूसरी कंडीशन बनती है, इसको पास में लिख के बता देता हूं ताकि ये आपके समझने में आसानी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन बनती है अपने पास में कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जीरो वाली कंडीशन में कैसे आ गया था अपने पास में, ये द्विध्रुव, इसको पकड़ के यहाँ लेके आओ, इसको पकड़ के यहाँ लेके आओ, यानी कि कौन सी कंडीशन बन गई थी अपने पास में, एक यहाँ आ गया था और एक यहाँ आ गया था, ये ऐसे बन गया था, यहाँ पर प्लस वाला था और यहाँ पर माइनस वाला आ गया था। अब दूसरी कंडीशन देख रहे हैं अपन, कौन सी है, थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब कंडीशन क्या होगी, तो इसके अंदर टोर का मान कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा पीई साइन 180, साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो इसके अंदर भी टो का मान कितना होगा अपने पास में 0। अब देखो दोनों के अंदर फर्क क्या है ये देखना है अपने पास में, इसके अंदर भी बल आघूर्ण कितना होगा, न्यूनतम बल आघूर्ण। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है ये देखो, इसके अंदर अपने पास में थीटा 0 है, तो पहली वाली कंडीशन बनाता हूँ, जैसे ये वाली कंडीशन बन रही थी अपने पास में, पहली थीटा 0 था, इस पर बल किस साइड में लगेगा, इस साइड में, इस पर बल लग रहा है इस साइड में, ये अपने पास में क्या आ गई, साम्य अवस्था आ गई। अब ये अपने पास में कहीं पर नहीं जाने वाला, अब इस पर बल आघूर्ण भी नहीं लग रहा है, बल भी नहीं लग रहा है, बस पड़ा है आराम से, जहां पड़ा था वहीं पे पड़ा है।
तो पड़ा है वहीं पर। तो ये क्या है, एक साम्य अवस्था आ गई अपने पास में, और इसको बोलते हैं अपन स्थायी साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी। ये भी पता चल जाएगा कि क्यों बोलते हैं साम्यावस्था। अभी रुको, वो वाला बताने दो, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। स्थायी साम्यावस्था। दूसरी कंडीशन होती है अपने पास में 180 डिग्री वाला। 180 डिग्री वाले का यानी कि यहाँ पर अपने पास है माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देखो, ये अपने पास में प्लस है, ये अपने पास में माइनस है, तो माइनस पर बल किस साइड में लगेगा? इस साइड में लगेगा। प्लस पर बल किस साइड में लगेगा? इस साइड में लग रहा है। माइनस पर इस साइड में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस साइड में, प्लस पर इस साइड में लग रहा है। अब देखो, दोनों बल लग रहे ऐसे है, बल लग रहा है एक दूसरे की विपरीत साइड में, इस साइड में। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को दबा के रखेंगे, एक दूसरे को पूरा जोर लगाकर दबा के रखेंगे। तो ये अपने क्या हो गया, इन दोनों पर जो बल लग रहा है, ये भी अपने पास में टोटल कितना आ गया? जीरो आ गया। एक दूसरे के विपरीत हो गए तो बल जीरो आ गया इसके अंदर भी। लेकिन आप इसको थोड़ा सा घुमाओ, बस थोड़ा सा घुमा दो, थीटा का मान कुछ थोड़ा सा चेंज दो, थोड़ा सा चेंज किया। अब थोड़ा सा चेंज किया, जैसे ही मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इस पर जो बल लगेगा ना वो इस साइड में लग रहा है, और इस पर जो बल लग रहा है इस साइड में, तो वो इसको घुमा कर फिर कौन सी कंडीशन में ले आएगा? थीटा बराबर जीरो वाली कंडीशन में। 180 से उठाया और जीरो पर लाकर पटका। कहां से उठाया? 180 से उठाया, थोड़ा सा घुमाया, तो कहां पर लाके पटका इसने? इस पर लगेगा बल इस साइड में, इस पर लगेगा बल इस साइड में, तो इसने घुमाया और इसको, इस वाले को इधर पटक दिया और इस वाले को इधर पटक दिया। कहां पर? जीरो पर। यानी कि कौन सी भी कंडीशन में लेके जाओ, थीटा बराबर जीरो पर ही आना है बल लागू की वजह से। इसलिए यह तो होगी इसकी स्थायी साम्य अवस्था। लेकिन अपन ने अभी 180 पर जो निकाली थी वो क्या थी? अस्थायी साम्य अवस्था थी। अस्थायी साम्य अवस्था का मतलब क्या है? उसके अंदर बल आगुण भी नहीं लग रहा था, बल भी नहीं लग रहा था, टोटल बल, नेट बल भी जीरो आ रहा था और बल आगुण का मान भी जीरो आ रहा था। लेकिन फिर भी अगर अपन ने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इसको मोड़ा, थोड़ा सा इसके अंदर अपन ने कोण में झुकाव किया, तो ये क्या हुआ? 180 से उठा और जीरो पर आकर अटका। यानी कि ये इसकी साम्यावस्था थी, लेकिन स्थायी नहीं थी। स्थायी नहीं होनी, और इसकी साम्यावस्था थी, ये स्थायी थी। स्थायी क्यों? थोड़ा सा इसको घुमाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे इस वाली कंडीशन के अंदर, तो वापस जीरो की कंडीशन में आना है। लेकिन अपन ने इसको थोड़ा सा 180 से ऊपर या नीचे किया, तो क्या आ गया? जीरो वाली कंडीशन में आ गया। यानी कि ये भी साम्यावस्था है और ये भी साम्य अवस्था। लेकिन ये क्या है? स्थायी साम्य अवस्था। किसी भी कंडीशन में छोड़ो, आना इसी के अंदर है इसको। और ये अपने पास में है अस्थायी साम्य अवस्था। कौन सी है? अस्थायी साम्य अवस्था। ये चीज समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। अब तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं अपन। तीसरी कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 और 270। 170 हो, सॉरी 90 हो या फिर 270 हो। यानी कि इस साइड में अपने पास में विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव को ऐसे रख दो या फिर ऐसे रख दो, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ? माइनस को ऊपर रख दो, प्लस को नीचे रख दो। 180 90 का मतलब क्या है? ऊपर प्लस नीचे। देखो ये कंडीशन बना के दिखाता हूं। कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या बताना चाहती है कि ऐसे रख दो, ये अपने पास में प्लस है और ये माइनस है। ये कंडीशन कौन सी बनती है? थीटा बराबर 90 वाली। अगर यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, तो ये कौन सी बनती है अपने पास में? 270 वाली, 270 वाली। इन दोनों कंडीशन के अंदर जो अपने पास में लगेगा बल आघूर्ण, वो बल आघूर्ण कितना होगा? तो बराबर कितना रखोगे? पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन 270 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। तो इसके अंदर अपने पास में जो बल आघूर्ण का मान लगेगा या फिर बल आघूर्ण लगेगा वो मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है अपने पास है? अधिकतम बल आघूर्ण। तो परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि अधिकतम बल आघूर्ण किस कंडीशन पे लगेगा, तो थीटा बराबर 90 पे लगेगा। और न्यूनतम बल आघूर्ण किस कंडीशन में लगेगा, तो किस पर लगेगा? 0 या फिर 180 में। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति कौन सी होती है, तो थीटा बराबर 0 पर।
और अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति कौन सी होती है? थीटा बराबर 180 डिग्री पर। अधिकतम बल आघूर्ण किस पर लगेगा? थीटा बराबर 90 या फिर 270 पर। अब अपने पास में इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आगे चलते हैं। पिछले साल पेपर में आए हुए क्वेश्चन करते हैं, अपने बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई हुआ, नीट हुआ, इनके अंदर आते हैं वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से आते हैं, ज्यादा भारी भी नहीं है। देखो अपने पास में जैसे पहला क्वेश्चन है कि अपने पास में एक फोटो दे रखा है, अपने को ये फोटो दे रखा है, जिसके अंदर अपने पास में एक द्विध्रुव पड़ा हुआ है, ये क्यों है, ये माइनस क्यों है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द्विध्रुव गति करेगा, वो किस साइड में करेगा? राइट साइड में करेगा। द्विध्रुव राइट साइड में गति करेगा। सेकंड अपने पास में है द्विध्रुव लेफ्ट साइड में गति करेगा। थर्ड है अपने पास में ऊपर गति करेगा। फोर्थ है अपने पास में द्विध्रुव नीचे की ओर गति करेगा। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से? एक सेकंड में बताओ, वीडियो को पॉज करो, जितना आ रहा है बताओ, नहीं आ रहा है तो वैसे मुझे तो बताना ही है, ठीक है? मैं बताऊं, देखो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र दे रखा ना, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान बराबर नहीं है, वो एक समान होता है, और यह असमान है। असमान का मतलब जहां पर जिसके वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं होता है। अब मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र बल, विद्युत बल रेखाओं की विशेषता पढ़ाई थी, उसके अंदर पढ़ाया था कि अपने जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पर ज्यादा होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती है या फिर उनका घनत्व कम होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। तो यहाँ पर देखो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की डेंसिटी या फिर घनत्व क्या दिख रहा है? अपने पास में ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ज्यादा है, किसके मुकाबले? जैसे इसको E1 मान लो, ये ज्यादा है किसके मुकाबले? यहाँ पर E2 मान लो इसको, इसके मुकाबले। क्यों? देखो यहाँ पर पास पास में दिख रही है यानी कि इसका घनत्व ज्यादा है, यहाँ पर दूर दूर आ गई यानी कि इसका घनत्व कम आ गया, इसकी वजह इसका घनत्व कम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा ना, वो E1 से कम होगा। E1 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो बल भी कितना लगेगा? ज्यादा। ये इस पर बल लगेगा QE1 और इस पर बल लगेगा QE2। तो बल कौन सा ज्यादा होगा? QE1 इज ग्रेटर देन QE2। ये बल ज्यादा लगेगा अपने पास में, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2। इस साइड में जो बल लगेगा इसके मुकाबले ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा बल है तो जाहिर सी बात है अपनी ओर खींच लेगा, इस साइड में खींच लेगा, तो द्विध्रुव किस साइड में गति करेगा? लेफ्ट साइड में गति करेगा। अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपन लोग। अगला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है? देखो अगला जो अपना न्यूमेरिकल है वो आपके HC वर्मा से है। इसके अंदर दे रखा है, अगर इंग्लिश के अंदर था तो ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। अगर एक पतली छड़ के दोनों सिरों पर M द्रव्यमान
के कण रख दिए जाए जिन पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश रखकर एक द्विध्रुव का निर्माण किया जाए जिसकी लंबाई L हो। उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समानांतर रखा जाए वह द्विध्रुव को हल्का सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो सिद्ध करो कि यह घूर्णन सरल आवर्त गति करेगा व इसका आवर्त काल भी ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, क्वेश्चन काफी लंबा है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो देख लो। ये अपने पास में क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अपन ने रखा किसी द्विध्रुव को, ये माइनस ये प्लस, अब ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अपन इस द्विध्रुव को जो समानांतर रखा है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, अब इस पर इसके दोनों के द्रव्यमान भी दे रखे हैं अपने पास में, इसका भी m है और इसका भी m है। ये कह रहा है अपने पास में, ये अपने पास में एक छड़ है जिसकी लंबाई अपने पास में L है, जिसके दोनों सिरों पे अपन ने m द्रव्यमान की दो कण बांध दिए जिन पर अपन ने आवेश दे दिया, एक पर माइनस क्यू और एक पर प्लस क्यू। तो अब अपने पास में एक द्विध्रुव बन गया। इस द्विध्रुव को अपन ने रख दिया एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। कैसे रखा, समानांतर रखा। समानांतर रखा यानी कि जिस साइड में विद्युत क्षेत्र है उसी साइड में अपने पास में इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होनी चाहिए। तो ऐसे अपन ने इसको रख दिया। अब ऐसे रखा इसको, अब इसको रखने के बाद में ये बोल रहा है कि चलो मैं इनको मिटा रहा हूं। इनको रखने के बाद में अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा घुमाया, बहुत हल्का सा घुमाया, हल्का सा घुमाया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए और छोड़ दिया। यहां छोड़ा तो बोलो इस पर बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा जी, क्या करेगा, इसको पहले वाली कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, इसको वापस उस साइड में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आएगा तो रुकेगा, थोड़ा रुकेगा नहीं। क्यों, किस वजह से, जड़त्व के नियम की वजह से। न्यूटन की गति का पहला नियम, चलने वाली वस्तु चलती रहेगी, रुकने वाली वस्तु रुकी ही रहेगी। तो ये इस पर जो बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, वो नीचे की ओर लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर रुकने की बजाय थोड़ी आगे जाके रुकेगी।
फिर इस पर वापस बल लागू लगेगा, वो वापस इसको इस साइड में लेके जाएगा, फिर वापस इस साइड में जाएगी, वापस इस साइड में जाएगी, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। इस तरह ये अपने पास में क्या करेगी, एक सरल आवर्त गति करने लग जाएगी। तो पहले तो अपने को सिद्ध करना है कि ये जो गति करेगी वो सरल आवर्त गति करेगी, और फिर अपने को निकालना है इसका आवर्तकाल। तो आपको ये समझ में आ गया हो तो सवाल करें कि सवाल कहना क्या चाहता है, समझ में आ गया तो आगे इसका हल भी कर ले अपन। तो सवाल क्या कहना चाहता है वो तो समझ में आ गया। अब अपने को क्या करना है, पहले तो इसको सिद्ध करना है कि ये घूर्णन सरल आवर्त गति करेगा। तो घूर्णन सरल आवर्त गति के लिए जो कंडीशन होती है 11th के अंदर अपन लोगों ने पढ़ी थी, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। जहां पर अल्फा क्या है अपने पास में, कोणीय त्वरण, ओमेगा कोणीय वेग, थीटा कोणीय विस्थापन। क्या होता है, थीटा कोणीय विस्थापन होता है। देखो अपन ने जैसे ही वो वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी तो अपने पास में क्या आ जाएगी, अगर अपन ने ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी तो अपने क्या आ जाएगी, ये एक घूर्णन सरल आवर्त गति करता है। ये वाली समीकरण लेके आनी है अपने को, कुल मिला के ये वाली लेके आ गए तो अपने प्रूव हो जाएगा कि ये घूर्णन सरल आवर्त गति करता है। तो इसको मिटाऊं मैं, इसको बाद में देखेंगे अपन। देखो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा थीटा विस्थापित किया, मैंने क्या किया, इसको यहां से थीटा विस्थापित किया, थीटा विस्थापित किया तो इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण लगेगा, वो बल आघूर्ण कितना होगा, क्यू टी, सॉरी वो होगा पीई साइन थीटा, जहां पर पी क्या होता है, पी होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, साइड में लिख लो, क्योंकि P बराबर क्या होगा, Q इंटू एल, Q इंटू 2a होता है। यहाँ पर जहां पर 2a क्या होती है अपने पास में द्विध्रुव की लंबाई, और यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई अपने कितनी मान रखी है, L मान रखी है। तो P बराबर कितना हो गया अपने पास में, QL। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, QL E साइन थीटा। अब चूंकि थीटा क्या है, बहुत अल्प है, थीटा अत्यल्प है, अतः साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा के अल्प होने की कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर ही होती है। अब थीटा के बराबर होती है तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, तो बराबर आ गया अपने पास में क्यू एल ई, और ये आ गया थीटा। अब यहाँ पर जो बल आघूर्ण लगा रहे हो ना, अब आपन ने बल आघूर्ण लगाया वो तो ऊपर की ओर लगाया, लेकिन इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ये वापस इसको इसकी कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में लेके आएगा, पहले वाली कंडीशन में लेके जाना चाहता है ये। तो इस पर जो अपन ने लगाया टॉर्क, अपन ने लगाया उसका जस्ट विपरीत लग रहा है, यानी कि जो यहाँ पर टॉर्क लगेगा ना इस वाले के अंदर फील्ड की वजह से, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको पहले वाली कंडीशन में लेके जाएगा, थीटा के विपरीत दिशा में होगा। थीटा अपन ने ऐसे लिया तो इसके विपरीत दिशा के अंदर अपने पास में बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण विपरीत दिशा में, क्योंकि तो थीटा के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है अपने पास में, तो टो कितना हो जाएगा अपने पास में, टो बराबर माइनस क्यू एल ई थीटा। यहां तक लिखा हो तो इसको मिटा दूंगा। अब अपन लोगों ने 11th के अंदर एक चीज पढ़ रखी है, तो वो चीज क्या है, ये पढ़ रखी है कि अपने पास में तो होता है आई अल्फा। क्या होता है, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच में संबंध, ये अपन ने पढ़ा था संबंध। अब इस वाली समीकरण का उपयोग करें अपन, तो अपने पास में टॉ की वैल्यू है, आई की वैल्यू चाहिए अपने पास में जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू। अब जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालोगे, जैसे अपने पास में कोई निकाय है, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर दूसरा कण है, इसकी इससे दूरी L/2 है, इसकी इससे दूरी L/2 है, सेंटर है। तो दोनों का इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष कितना हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण, क्या निकाल देते हैं अपन, mr²। दूसरे वाले का निकालोगे तो mr², r² की जगह क्या लिखोगे, L/2 का होल स्क्वायर प्लस m L/2 का
होल स्क्वायर, यही निकालोगे। तो ऐसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं, आई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास है, क्योंकि आई बराबर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर यानी एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई फोर, एम एल स्क्वायर बाई फोर को लघुत्तम लोगे दोनों का, फोर लघुत्तम आ जाएगा, जुड़ेंगे दोनों दो हो जाएंगे, दो से चार कैंसिल होंगे तो अपने पास में नीचे क्या बच जाएगा, दो। एम एल स्क्वायर बाई टू अपने पास में क्या आ गया, जड़त्व आगुण आ गया। अब जड़त्व आगुण आ गया, इसकी और इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। तो की वैल्यू कितनी होगी, माइनस क्यू एल ई थीटा बराबर चल रहा है अपने पास में एम एल स्क्वायर बाई टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू इसको इधर भेजो, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एल ई थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर बाई टू बराबर अल्फा। यहां तक हुआ, अगर यहां तक हो गया आपके, तो मैं इसको अल्फा को इस साइड में ले लूं और उसको उस साइड में भेज दूं, दो ऊपर जाएगा, एक एल से एल कटा, कितना बचा अपने पास में, माइनस क्यू एल से एल तो गया यहाँ से, ई ये दो ऊपर आ गया तो टू क्यू ई थीटा अपॉन एम एल बचा अपने पास में। अब इस वाली इक्वेशन को जरा गौर से देखो, थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, क्वेश्चन से तो अभी कुछ काम ही नहीं है अपने पास में, लगभग होने में आया। देखो उस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, क्योंकि अल्फा बराबर कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देखा हुआ लग रहा है, 11th के अंदर पढ़ा है। कोणीय सरल आवर्त गति के अंदर जो समीकरण बनता है अपने पास में क्या बनता है, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सेम लगभग ऐसा ही बन रहा है ये वाला। तो ये क्या है, अतः ये अपन कह सकते हैं, इसको इक्वेशन दे दो, चलो ये इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए क्या है, तो इसको बी दे दो, इक्वेशन ए व बी की तुलना से हम कह सकते हैं कि गति कौन सी होगी, घूर्णन एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति होगी। और तुलना करोगे दोनों की, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, माइनस माइनस तो सॉरी उससे हट गया है, कितनी आ रही है, टू क्यू ई अपॉन एम एल, यही वैल्यू आ रही है अपने पास में। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा बराबर रूट टू क्यू ई अपॉन एम एल। तो ये क्या है अपने पास में, कोणीय वेग, चूंकि अपने पास में आवर्तकाल टी बराबर कितना होता है, टू पाई अपॉन ओमेगा, यही होता है, वैल्यू रखो यहां से, तो टू पाई, ये नीचे रखोगे तो उलट कर ऊपर जाएगा, तो रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई। तो टी की फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास में टू पाई रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई। ये अपने पास में क्या आ गया, आवर्तकाल। जो अपन ने उस द्विध्रुव को थोड़ा सा खिसकाया था ना, उसकी वजह से जो अपने पास में घूर्णन सरल आवर्त गति हुई, उस घूर्णन सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कितना है अपने पास में, टू पाई रूट एम एल अपॉन टू क्यू ई। ये समझ में आया आप लोगों के, थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करना, एक बार फिर से देख लेना, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख लेना, लेकिन समझ जरूर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं अपने। अगला जो अपना न्यूमेरिकल है ना, वो द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता के ऊपर बेस्ड है, जो अपना पिछला लेक्चर था।
अगर आप लोगों ने नहीं देखा वाला लेक्चर तो जाके देखो, और अगर आप लोगों को पहले से आता है तो सवाल करो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास में, किसी द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की निरक्ष पर केंद्र से y दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। क्या ज्ञात करना है अपने को? x और y का अनुपात ज्ञात करना है। आप लोगों के ऑप्शन है 2:1, नंबर 2, 1:2, नंबर 3, √2:1, नंबर 4 है आपके √2:1, नंबर 5 है आपके 1:1। 1 सेकंड का टाइम मिलता है, वीडियो को पॉज करो और करके बताओ मेरे को क्या आएगा इसका आंसर। किया आप लोगों ने? चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अक्ष पर तीव्रता किसके बराबर है? निरक्ष पर तीव्रता के बराबर है। अक्ष पर क्या होता है 2kp/r², r क्या है यहाँ पर x² बराबर kp/r, सो यहाँ पे क्यूब आता है 2kp/r³ आता है, तो ये x³ आ गया। निरक्ष पर कितना होगा kp/r³ यानी y³, kp से kp कैंसिल, तो ये बच्चा अपने पास में 2/x³ बराबर 1/y³। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 2/1 बराबर x/y⁴, x/y⁴, इसको इधर भेजोगे तो x/y बराबर 2/1⁴, 1/3 यानी क्या होता है क्यूब रूट ही होता है। तो x/y बराबर क्यूब रूट ऑफ 1, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का क्यूब रूट कितना होगा 1। तो अपने पास में कौन सा वाला सही है? इससे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। आई होप कि पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो आपके क्लासमेट के साथ में शेयर करो इसको, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए इसका। उन लोगों के साथ में शेयर करो जो बाहर जाकर कोचिंग करते हैं, ताकि उनको पता चले कि अपने हिंदी मीडियम की बढ़िया वाली कोचिंग यूट्यूब पर फ्री में चल रही है। इंग्लिश मीडियम वाली तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन हिंदी मीडियम वाली नहीं मिलेगी आपको, जहाँ पर आपको टॉपिक से टॉपिक कराया जाता है, न्यूमेरिकल कराए जाते हैं बहुत सारे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।